आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की दी बधाई। बोली, ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, यही कामना करता हूं। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से गवर्नर को कराया अवगत। साहिबगंज में शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला। मदरसा शिक्षक बहाली में रिश्वतखोरी समेत कई लगे गंभीर आरोप। साहिबगंज में तालझारी में अवैध लकड़ी तस्करी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। सेमल लकड़ी के लदा वाहन किया जब्त। करवा चौथ के पावन अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी सुहागिन महिलाओं, माताओं, बहनों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि करवा चौथ के शुभ अवसर पर सभी सुहागिन माताओं, बहनों और परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत सभी के दंपत्ति जीवन में प्रेम, विश्वास और अटूट बंधन को सशक्त बनाए और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल लेकर आए, यही कामना करता हूं। और 8 अक्टूबर को पोटका के विधायक संजीव सरदार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी दी कि पोटका निवासी कृष्ण जुको की बेटी और भांजी को तमिलनाडु की एक कंपनी में बंधक बनाकर रखा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से दोनों बच्चियों को सकुशल वापस लाने की गुजारिश की थी। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड पुलिस और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष रांची को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर कार्रवाई की और दोनों बच्चियों को सुरक्षित छुड़ाकर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। बच्चियों की सकुशल वापसी की जानकारी झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राजभवन में सशस्त्र मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल को उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया है। और रांची में कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों को लेकर सरकार पर जनता को पहले परेशान करने और बाद में राहत देने का दिखावा करने का आरोप लगाया है। आगे इनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नोटबंदी किया, फिर वापस लिया। देखिए, देश के गृह मंत्री बिल्कुल निर्लज तरीके से बात करते हैं। नोटबंदी किया, फिर वापस लिया। जीएसटी पहले लूटा और अब छूट देने की बात करते हैं, बचत की बात करते हैं। पहले लूटा उसका तो हिसाब दो। और मनमोहन सिंह जैसे लोगों की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने पूरी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कर दी कि आज आप उस पर मजा ले रहे हैं, जो उसने बनाया उसको बेच के खा रहे हैं, और आप मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम समझते हैं इस तरह से ये लोग बात करके कभी नेहरू जी की बात करते हैं, कभी इंदिरा जी की बात करते हैं, कभी राजीव जी की बात करते हैं। कब तक इस तरह की बातें करते रहेंगे? 11 साल हो गए हैं। देश को क्या मिला है देशवासी जानते हैं। पूरे तरफ से नफरत का माहौल है देश में। नफरत चरम पर है। कट्टरपंथी मुंह खोल के घूम रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी को गोली मारने की धमकी देते हैं। एक चीफ जस्टिस पर किस तरह से हमला हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। और रायबरेली में किस तरह से वाल्मीकि की मौत हुई वो किसी से छुपा नहीं है। फिर इस तरह की बात करते हैं। गृह मंत्री हैं, बार बार उनके लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं घुसपैठ हो गया, घुसपैठ हो गया। तो 11 साल में घुसपैठ बढ़ा है, तभी तो आप ये आज घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। वरना 2014 में जब आप आ रहे थे तब तो आपने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि घुसपैठ हुआ है। अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके समय में घुसपैठ हुआ है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए इन मसलों पर। और अब खबर साहिबगंज से है, जहां शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है।
इसकी जानकारी देते हुए बोरिया मदरसा और नूरुल हुदा के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मुमताज अंसारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि हम और आम आवाम इन दिनों जिला शिक्षा पदाधिकारी से काफी परेशान हैं। उन्होंने आगे हवाला देते हुए कहा कि बरहेट के मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में शिक्षक बहाली निकाली थी, जहां शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा ने शिक्षा विभाग के नियमों के विरुद्ध साहिबगंज शहर के मदरसा हुसैनिया हबीबपुर के हेड मौलवी शरीफ शफीक आलम को मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन बरहेट में बतौर हेड मौलवी प्रतिनियुक्त कर शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर मोटी रकम वसूली। जब बरहेट में शिक्षक बहाली की कार्रवाई पूरी हो गई तो उसकी शफीक आलम को बेरिया को मदरसा नूरुल हुदा में बतौर हेड मौलवी प्रतिनियुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने वहां के मौजूद हेड मौलवी को लेटर लिखकर धमकाया कि जल्दी से मौलवी का चार्ज दो वरना तनख्वाह बंद कर दिया जाएगा, और ऐसे ही हुआ। मौजूदा हेड मौलवी अब्दुल सुबहान की तनख्वाह बंद कर दी गई। साथ ही इससे पहले वहां आवाम को लड़ाकर दो हिस्सों में बांट दिया गया और उसके बाद ऐसा 15 अगस्त के दिन तिरंगे को फहराने को लेकर आवाम को आपस में लड़ाने का काम किया गया, जिससे तिरंगे की उसी दिन अपमान भी हुई। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ 3 पहाड़ पोखरिया के मदरसे जामेउल उलूम मुस्तापुर के हेड मौलवी हाफिज मुशर्रफ आलम ने डीओ पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ना एमडीएम का मामला है। ये मामला मैंने चुनाव को लेकर। कितनी बच्ची का एडमिशन है आपके यहाँ? 210 लमसम है। खबर चल रही ये वही जाने, वो वीडियो जो चलाए हैं ये बिल्कुल फर्जी है और इस वीडियो के खिलाफ मैं मानहानि का केस करने का तैयारी कर रहा हूँ। और ये इस तरह का फर्जी वीडियो चलाने का कारण है कि यहाँ जो है बहाली का 11 सीट मदरसा में बहाली होने वाली है और इसी बहाली को लेकर 2 गुट जो है लड़ाई है और उस लड़ाई को लेकर इसको जो है मुद्दा बनाया गया। लड़ाई में अभी जब से शफीक आलम जो शायद मदन शाही के हैं, वो जब से आए तब से इस बोरियों में जो है मुस्लिम समाज में टूट और बिखराव जो है लगातार करने का प्रयास कि आवाम सब एकजुट थे और जब से ये आए हैं इस तरह का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब से मदरसा हुसैनिया के हेड मौलवी शफीक आलम साहब आए हैं बोरी, हमें सुनने में आया है कि जहाँ भी ज़िले के अंदर मदरसा में बहाली होती है वहाँ ये जिला पदाधिकारी शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर पोस्टिंग करा लेते हैं और जब वहाँ बहाली रुपये की उगाही हो जाती है या फिर बहाली ख़त्म हो जाता है फिर दूसरे मदरसा में वो पोस्टिंग करा देते हैं, जिसके तहत वो बोरियों में भी 11 सीट का बहाली होने वाला है और वो उसी बहाली के माने उगाही के लिए मैंने शफीक साहब जी पोस्टिंग करा के बोरियो आए हैं और वो जो है इस तरह का वाद विवाद आए दिन कर। साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड अंतर्गत पारसपानी गांव के पास वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आज सुबह छापेमारी कर सेमल लकड़ी के से लदी एक भुटभुटिया यानी कि डीजल वाहन को जब्त कर लिया गया है। वाहन चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से लकड़ी की ढुलाई की जा रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने वाहन से 5 बोरा सेमल लकड़ी बरामद की। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि गिरफ्तार चालक से पूछताछ जारी है ताकि इस तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का भी पता चल सके और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। मामले में वन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र में गश्ती और निगरानी को और सख्त किया जा रहा है।
और पटना में संतोष कुमार कुशवाहा, राहुल शर्मा, अजय कुशवाहा और चाणक्य प्रकाश रंजन, ये सभी नेता बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में आरजेडी में शामिल हो गए। इस मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल मजबूत होगा और सामाजिक न्याय की विचारधारा भी मजबूत होगी। उन्होंने आगे कहा कि अब हमारे चाचा चेत अवस्था में। उन्होंने ये नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा और उन्होंने आगे बताया कि जेडीयू और बिहार अब नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं बल्कि बीजेपी चला रही है। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में है और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम करते हैं। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि 3.5 लोग जो हैं वही। पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ बैठक पर आरजेडी नेता बीमा भारती ने कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा कि अपने अपने बूथ पर मजबूती से काम करना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी का निर्देश हुआ तो चुनाव लड़ेंगे। जो है देखिए, हम लोग का जो संगठन का है, अपने अपने क्षेत्र में लोग जाएंगे, काम करेंगे संगठन पर। जो हमारे कार्यकर्ता है उस सबको भी निर्देश दिया जाएगा कि अपने अपने बूथ पर मजबूती के साथ इस बार की चुनाव जो है कि जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हम लोग को। तो ईमानदारी के तरह जैसे कार्यकर्ता जुझारू बन करके काम करे क्षेत्र में, और लोग होता है कि किसी को टिकट नहीं मिला तो नाराजगी जताते हैं, लेकिन सरकार बनाइए, हर सूरत में सरकार बनना चाहिए। देखिए, नेता लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हैं पार्टी। और पटना में आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि संसदीय दल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए सभी सदस्यों ने ये निष्ठा जाहिर की है कि गठबंधन करने का सीटों के बंटवारे के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी तरह से अधिकृत किया गया है और हर व्यक्ति जानता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। महत्वपूर्ण बैठक थी संसदीय दल की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए सभी मेंबरानों ने ये पूरी तरह से निष्ठा जाहिर की कि गठबंधन करने का सीटों के बंटवारों के लिए पूरी तौर पर अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को की गई है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके पर्ण उनके साख जो हैं बिहार की आवाम में है, एक एक व्यक्ति जानता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं, जो करते हैं, जो घर सदियों से नौकरी विहीन रहा है, वो परिवार के घर में नौकरी देने का ऐलान एक बड़ा पर्ण का हिस्सा है और इसको पूरे तौर पर बिहार के लोगों में कल खुशी का दिन देखा गया था। और हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ने अपनी नीतियों से कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया। लालू प्रसाद जी की साख उनकी विचारधारा है। लालू प्रसाद जी व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक साइंस है। ये बात देश भी जानता है, लोग भी जानते हैं। और हमने कहा डंके की चोट पे कि बिहार के लोग, हर बिहारी इस बार बदलाव चाहता है। सीट 243 है, उसी में गठबंधन भी करनी है, उसी में टिकट बंटवारे भी करनी है। इसलिए सारी चीज़ों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत करते हुए सब लोगों ने प्रतिज्ञाबद्ध होकर करके
और पटना में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हमने अपने अपने सारे अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिए हैं। हमने विश्वास जताया है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अपना अधिकार पार्लियामेंट्री, चाहे स्टेट पार्लियामेंट्री हो, स्टेट पार्लियामेंट्री हो या सेंट्रल पार्लियामेंट्री, हम लोगों ने सारा अपना अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है। अब हम लोगों ने विश्वास जताया है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, पार्टी के हर 243 जहां विधानसभा है, गठबंधन करने का भी हम लोगों ने अधिकार दिया है और हर कोई जिसको मिलेगा उसकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये मैंने कहा कि हम लोग अपना पावर इन्वेस्ट किया, पावर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे वो बिहार संसदीय बोर्ड का हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हो, हम लोग। और दिल्ली में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या से हुई मौत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, ये दर्शाती है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ऐसी मानसिकता वाले लोग देश में हैं और व्यवस्था में मौजूद हैं जो आज भी जात, धर्म, मजहब के आधार पर उत्पीड़न करते हैं। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। आज मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात हुई है, स्वर्गीय वाई पूरन कुमार की पत्नी से भी बात हुई है। मैंने इस भावना को न केवल मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक भी ये पहुंचाने का काम किया है। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और 6 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन भी किया जाएगा। सबसे पहले तो जिस तरीके से आईपीएस वाई पूरन कुमार जी के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, ये अपने में दर्शाता है कि आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसी मानसिकता वाले लोग देश में और व्यवस्था में मौजूद हैं जो आज भी जात पात, धर्म, मजहब के आधार पर आपका उत्पीड़न करते हैं। जिस तरीके से पूरन कुमार जी के सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से उन्हें उनकी जाति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, यह आज भी दर्शाता है कि किस तरीके से समाज में भेदभाव जाति के आधार पर होता है। जब हम लोग छुआछूत के खिलाफ जब वो आंदोलन शुरुआत की गई थी, आज भी मुझे लगता है कि उसको और बल देने की जरूरत है ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति, मैं अधिकारी का ही जिक्र नहीं कर रहा, किसी भी व्यक्ति को अपनी जान या उसका उत्पीड़न सिर्फ इस वजह से ना हो कि वो किस जाति से आता है। कहीं ना कहीं इस घटना ने पुनः पूरे समाज को झकझोरने का कार्य किया है कि आज भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल आज मेरी सीएम हरियाणा, उनसे मेरी बातचीत हुई, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी, उनसे मेरी बातचीत हुई, उनकी भी पीड़ा को मैंने समझने का प्रयास किया और इस भावना को न सिर्फ मैंने सीएम हरियाणा तक मैंने पहुंचाने का कार्य किया बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी तक भी मैंने पहुंचाने का और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची थी। मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्योति सिंह यहां बिहार की महिला के तौर पर आई थी। इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं की है, उन्होंने बस अपनी ये बात रखी है कि इनके साथ बहुत बड़ा न्याय हो रहा है। उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ है कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा ना हो। ये चाहती हैं कि उन्हें जनसुराज से मदद मिले। किसी भी पारिवारिक मामले में जनसुराज की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मामले में जनसुराज पूरी तरह से आपके साथ खड़ा रहेगा। पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं, ये उनका पारिवारिक मामला है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं इससे मुलाकात करूं और इनकी बात सुनूं। बिहार की कोई भी महिला, शहरी या अन्य व्यक्ति और या आदि उसे लगता है कि हमारे सामने अपनी बात रखने से उसे मदद मिल सकती है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार की एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई है। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार बन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है
सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद सभागार में भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस साल काफी आपदा रही, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे चरण की यात्रा बहुत ही अच्छे से चल रही है। हम इस साल 46 लाख श्रद्धालुओं को आंकड़ा पार कर चुके हैं और केदारनाथ में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 16 लाख तक पहुंच चुकी है। अभी भी यात्रा के दिन बचे हुए हैं। मैं समझता हूं कि श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी यात्रा सुरक्षित और अच्छी हो। इस वर्ष काफ़ी आपदा रही, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है। कुछ दिन यात्रा के हैं और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ जी का जो आंकड़ा है वो 16 लाख को क्रॉस कर गया है। अभी यात्रा के दिन बचे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे। हम उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो। उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने नगर पंचायत सैदनगली में 110 फीट ऊंचे बनाए जा रहे घंटा घर का निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मंत्री ने नगर पंचायत सैदनगली में ही हो रहे विकास कार्यों को सही बताया है। सैदनगली नगर पंचायत में हमने घंटा घर का निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बन रहा है। इसमें नगर पालिका का कार्यालय भी चलेगा और भी तमाम सुविधाएं, हमारी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी यहाँ बनेगा और यहाँ नगर विकास विभाग की योजनाओं के तहत नगर विकास विभाग के नगर विकास के कई काम हो रहे हैं, जैसे बारात घर बन रहा है, अम्बेडकर पार्क बन रहा है। अभी इसके पहले हम संभल में रुके थे, वहाँ भी गंदगी को साफ करके सिंदूर पार्क बनाया गया है। तमाम नगर निकायों में इस तरह के विकास के अनेक कार्य हो रहे हैं। और गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के ब्रह्मनपुरा गांव में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता अमितेश मिश्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमितेश मिश्रा अपने घर के पास एक चौकी पर बैठे थे, तभी तीनों हमलावर बाइक से पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि कोई गोली अमितेश को नहीं लगी और वो बाल बाल बच गए। सुबह जानकारी प्राप्त हुई, थाना करंडा अंतर्गत ब्राह्मणपुरा में एक अमितेश मिश्रा जी हैं, इनके ऊपर कुछ 2-3 बदमाश मोटरसाइकिल से हमला करने के उद्देश्य आए थे। गांव वालों ने शोर मचाया और उसके बाद उनके हमले में वो घायल भी हुआ है, उसको भेज दिया गया है हॉस्पिटल और अमितेश जी के प्रार्थना पत्र पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसमें घटना पुराने 2017 में इनके भाई के साथ भी घटना हुई थी, उससे इनकी आशंका है कि उन्हीं लोगों ने ऐसा कराया होगा। उस चीज़ की हम छानबीन कर रहे हैं। अभी अमितेश जी से पूरी बात हो जाएगी और इनके घर वालों से बात हो जाएगी। बाकी जो भी साक्ष्य आएंगे उसमें कार्रवाई हम करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और कासगंज जनपद में नकली डीएपी खाद का गोरख धंधा चलाने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम कृषि अधिकारी और तहसीलदार और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली खाद जब्त किए गए हैं। कल रात में करीब 9 बजे के आसपास मुखबिर के द्वारा एक गोपनीय सूचना दी गई कि सोरो रेलवे फाटक से 200 किलोमीटर कछला की तरफ, लगभग 200 किलोमीटर कछला की तरफ एक अवैध गोदाम में उर्वरक जो है पैकिंग
की जा रही है और उसमें कुछ वाहन पे उर्वरक लोड की जा रही है। तो उसके क्रम में निरीक्षण किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी कासगंज, तहसीलदार कासगंज और पुलिस की कासगंज में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुण्यतिथि पर जिले भर में सपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। सहावर के बंगले पर आयोजित सभा में सपा नेत्री जाहिदा सुल्तान और अन्य कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। जाहिदा सुल्तान ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव युगों युगों तक याद रहेंगे। इस अवसर पर सभी सपाइयों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। और मसलिया प्रखंड के हतिया पाथर गांव के आधा दर्जन से अधिक लाभुकों ने पंचायत सचिव सूरज कुमार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस मांगने और अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। सौरा बेबी ने बताया है कि उनका नाम सूची में पहले नंबर पर है, लेकिन 20,000 रुपए घूस न देने के कारण उनका आवास अब तक नहीं बना। गांव के अन्य दिव्यांग महिलाओं को भी ये योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि उनके नाम सूची में शामिल है। सभी पीड़ितों ने बीडीओ और डीसी को लिखित शिकायत देकर जल्द जांच और कार्रवाई की मांग की है। बीडीओ ने मामले में जांच कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अब मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मुंसिफ टीवी।